आज की जरूरियात के लिए पर्याप्त है। हमने 1,03,000 नया सिलेंडर परचेज किया है। पहली बार भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पहली बार परचेज कर रही है और परचेज करके हम इसको सप्लाई चेन में डालेंगे। तो 1,03,000 का ऑर्डर दिया है और सब भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, दूसरा हमने तैयार करके रखा हुआ है कि हमारे पास 5 लाख ऐसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जिसको हम इजीली मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास 5 लाख है, लेकिन अभी हमको जो रिक्वायरमेंट दिया है इसके मुताबिक 60,000 का ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिया है और हर राज्य को बता दिया है, वो वहां से मंगवा सकते हैं। वो सप्लाई चेन ऑलरेडी है, इसी में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट अब आया पीपी, जो सब आप सबको जो सबकी एक चिंता थी कि पीपी का क्या है। तो पीपी का डिमांड हमको जो दिया गया है, दिस आर प्रोजेक्टेड डिमांड्स। ये हम मैक्सिमम अप्रोच लेके हम चल रहे हैं। 2 करोड़ का हमारा रिक्वायरमेंट दिया है, मोटा मोटा हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है 2,22,00,000 का। डोमेस्टिक ऑर्डर्स हमने दिया है 1.42 करोड़ का। और मुझे बताने हर्ष होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कुछ भी नहीं था वो आज कल की तारीख की मैं बता रहा हूं, 1,87,000 रोज बन रहे हैं, आ रहे हैं और राज्यों को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अच्छा, अरे हमारा जो ये मेक इन इंडिया का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये हम यहां भी लाए हैं। इसमें सैंपल को अप्रूवल दिया, इसके लिए हमने सैंपल को फ्लाई भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करके उस सैंपल को मंजूरी करता है, प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन मंजूर करवाते हैं और बाद में उसको इमीडिएटली उसका जैसे भी उसका स्पेसिफिकेशन मंजूर हो जाता है, तुरंत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेसिस पे ऑर्डर दिया जाता है। ओपन टेंडर है, एनीबडी कैन कम, द प्राइस इज फिक्स्ड एंड वी आर गिविंग द ऑर्डर ऑन द सेम डे। तो आपको मैं बताऊं कि 30/4 को 1,27,000 रोज का उत्पादन शुरू हुआ है, वो जीरो था, ये आप बताएं। और एडिशनल डोमेस्टिक सप्लाई इन द नेक्स्ट 2 months इज 1.15 करोड़। हमारा रिक्वायरमेंट 2 है तो 1.15 तो ये हो रहा है कि इतना हो जाएगा। और हमने इंपोर्ट का 80 लाख का ऑर्डर दिया है और ये सब आना शुरू हो गया है हमने। तो अच्छा, तो ये हमने ये बताया कि आगे नेक्स्ट तो बताना ये चाहिए कि देखो, इसमें हमने एक ही था, चित्रा करके एक लेबोरेटरी थी, हमने 15 दिन में 9 नए लेबोरेटरी बना दिए हैं। इसमें आप नाम पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली, डीआरडीए का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर, एडीआरडी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा, एंड 6 लैब हैं, वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, चेन्नई, मुंबई, मुरादानगर, कोलकाता और कानपुर में 2 है। पहले सबको कोयंबटूर जाना पड़ता था, कोयंबटूर हम एयर फ्लाइट को उनको स्पेशल एयर फ्लाई करते थे, वहां जाके बेंगलोर ले जाते थे, बेंगलोर से स्पेशल व्हीकल का अरेंजमेंट किया था वहां के, और वो व्हीकल से हम ले जाते, सिल्क बोर्ड के साथ मदद लेके व्हीकल रोज हम भेजते थे वहां। जो नया भी आया है सैंपल उसका मंजूरी करवा के सेम दे के उसको फ्लाइट वापस लाते थे, उसका प्रोडक्ट को भी ऐसे ही करते थे और इमीडिएटली ऑर्डर देते थे। ये हमने एक अरेंजमेंट किया अभी। तो ये अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा एक काम हुआ है कि डीआरडीओ ने 3 टाइप का न्यू पीयू कोटेड नाइलॉन पॉलिएस्टर बनाया। ये हमारे सबसे बड़ा मटेरियल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और ये इससे N95 का मास्क बनता है और उसका भी हमने ऑर्डर कर दिए हैं, उन लोगों ने भी डिलीवरी शुरू हो गया है इसमें। अच्छा, पीपीई में भी हमारे, मैंने आपको बताया कि ओपन टेंडर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका भी स्पेसिफिकेशन मंजूर हो जाता है उनको इमीडिएटली ऑर्डर दिए जाते हैं। तो हम अभी तक हमको मिल गए हैं 21 लाख पीपी आ गए हैं और राज्यों को हमने दे दिया है। और अभी जैसा समझ आएगा, अब तो रोज बढ़ती जाती संख्या में मुझे लगता है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक पीपी प्रोडक्शन पर डे, 30 मार्च का हम देख रहे हैं, इसका पहले तो 0 था, 3,312 था पर डे। और आज की तारीख में 30 अप्रैल ये है आपका 2020, 1,86,472 पीपी रोज के बन रहे हैं। ये बढ़ के 2 लाख भी होने का थोड़े समय में हो जाएगा और मुझे लगता है कि भारत में, अच्छा, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पहले हम जो 50,000 पीपी का उपयोग होता था भारत में और सब इंपोर्ट होता था 50,000, इसके सामने आज हमारी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, 7,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया है। और आफ्टर चाइना दिस हैज बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री, 1 बिलियन इंडस्ट्री बना है। तो ये हमारा, मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारा जो नए लोग आ रहे हैं होता है तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे भारत की पूरी जरूरियात को, लेकिन अभी हमारा भारत का जरूरियात का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट, N95 और N99 मास्क, मैंने बताया पहले ही कि डीआरडीओ ने नया मास्क का मटेरियल नया डेवलप किया और वो N99 मास्क है। हमारा डिमांड हमको दिया है 2.72 करोड़।
हम अच्छा इसमें से टोटल हमने ऑर्डर कर दिया है 2.49 करोड़ का किया है। अच्छा डोमेस्टिक ऑर्डर है 1.49 है और उसका भी कैपेसिटी बताइए जीरो था। आज का जो मैं कल का फिगर दे रहा हूं वो रोज का 2,30,000 बनना शुरू हुआ है और ये बहुत बढ़ने की संभावना है क्योंकि नए नए मैन्युफैक्चरर्स भारत के ही आ रहे हैं और ये हमने उसका मशीनरी, स्टिचिंग मशीन, ये सब चीजें भारत में ही उसका पूरा इंतजाम किया गया है और भारत में ही पूरा बन रहा है। तो मेक इन इंडिया अगेन हम लाए हैं तो उसका 6 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पास, 7 नया हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। उनका मास्क का जो है सैंपल हमारे पास आ गया है, उसको अलग अलग जगह लेबोरेटरी में हमने भेजा है लास्ट 3 डेज में और उसका भी मंजूरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अच्छा डोमेस्टिक में हमारा जो डोमेस्टिक आएगा हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग ये 2 महीने में आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग में बोल दिया रिसीव हमको 50 लाख के ऊपर मिल गए हैं और हर राज्य को हमने दे दिया है। 2 महीने में हमको 1,40,00,000 एंड मास्क मिलेगा तो ये मुझे लगता है कि भारत की जरूरत है और हमने जो इंपोर्ट किया है 1 करोड़ का तो पूरी जरूरत हमारी पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्या अच्छा श्योर सप्लाई भारत का है 1,40,00,000 रोज के 2-2.5 लाख जितने मास्क आएंगे तो ये तो हमारा पूरा देश को दे सकते हैं। अच्छा हमारा नया लैब भी हम ऐड करने का अभी प्रयत्न कर रहे हैं। हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला हुआ है कि हमको और भी लैब दिया जाए। पीपीई की तरह जो हर जगह पे हमने लैब किया है तो फास्टर होगा सैंपल चेकिंग, फास्टर एक प्रोडक्शन में आ पाएंगे। मुझे आई एम अमेज्ड एट द कैपेसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द वे दे हैव कम फॉरवर्ड and the way they have started manufacturing using that technology is just amazing and I am really thankful to the Indian industry that in the time of difficulty they have come forward and started manufacturing. Again यहाँ हमारा ओपन टेंडर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका भी मंजूर हो जाता है उसको इमीडिएटली ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आपका, ये मैं 30 दिन का दिया है, इसके पहले तो जीरो ही था लेकिन ये मार्च की 1 तारीख से शुरू हो गया था, काम पहले से शुरू हुआ था। अभी आज की तारीख में 2,30,500 30 को ले इतना हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया है। नेक्स्ट अच्छा अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स की बात हम करें तो कंबाइंड आरटीपीसीआर हमको 35 लाख की हमको जरूरत बताई गई है। हमारे ग्रुप को हमने ऑर्डर कर दिया है, आईसीएमआर ने ऑर्डर किया है, आईसीएमआर ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने 21,35,000 का ऑर्डर किया है। आ गया है 13,75,000 और रेगुलरली डिलीवरी हो रहा है। इसका रॉच टेस्ट किट्स का 8 लाख बताया है लेकिन जो ऑर्डर किया है ज्यादा मशीन उसको ध्यान में रख के किया है। आज का जितना मशीन है इसके सामने 2 लाख की जरूरत है टेस्टिंग। एक टेस्ट किट से रॉच मशीन में 1400 को होता है टेस्ट, 1400 एक तो ये 2 है तो इसका 2 लाख का इनको 1400 गिन ले तो इतना टेस्ट हो सकता है और अभी हमको 6 लाख आ गए हैं और इसका रेगुलर डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युअल आरटीपीसीआर में आप देख सकते हैं कि प्रो 35 लाख के सामने 30 लाख आ गए हैं और प्राइमर 35 लाख के सामने 22 लाख आ गए हैं, मास्टर मिक्स 16.4 लाख आ गए हैं। अच्छा वीटीएमएस एंड आरएनआर ये राज्य सरकार परचेज करते हैं लेकिन अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमको राज्य सरकार को भी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम उसका परचेज करेंगे। उसके भी ऑर्डर हो गए हैं और उनका भी रेगुलर डिलीवरी आ रहा है। नेक्स्ट अच्छा ये मैं बताना चाहता था ड्रग्स एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। एक मैं बताना चाहता हूं कि भारत में आज कोई दवा की मेडिकल इक्विपमेंट का कोई शॉर्टेज नहीं है। एंड एक बताना कि हमारे वहां डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जिसका मैं सेक्रेटरी हूं तो हमारे वहां 2 कंट्रोल रूम हमने चालू किए हैं सिंस लास्ट 2 मंथ्स। एक डीओपी में है मेरे डिपार्टमेंट में, एक एनपीपी में, दोनों 24/7 काम करता है और हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्मासिस्ट है। स्टेट हमने बहुत मदद किया है क्योंकि मेडिकल एंड ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री पूरा चलना चाहिए नहीं तो शॉर्टेज हो सकता है। और तो होम मिनिस्ट्री ने भी हमको बहुत मदद किया है और इसकी वजह से हमारा आज कोई शॉर्टेज नहीं है। ये एचसीको का एक इश्यू आ रहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स का क्या सिचुएशन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 12.23 थी मार्च में, अप्रैल में वो 30 करोड़ टैबलेट हो गया है। इसका मतलब है 1.5 टाइम्स प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत का बढ़ा है। हमने जो रिलीज हमने मार्केट में रिलीज किया है, मार्केट में फार्मेसी को 9 करोड़ का प्लान है, 5 करोड़ अभी दिया है, 4 करोड़ अभी ट्रांजिट में है। अच्छा अगेंस्ट उनका रिक्वायरमेंट रेगुलर रिक्वायरमेंट 2.5 करोड़ था। ये यूज होता था आर्थराइटिस एंड लुपुस, 2 डिसीज के लिए यूज होता था। इसके सामने हमने एक 9 करोड़ का हम रिलीज कर दिया है। अच्छा सेंटर
एंड स्टेट दोनों का हमने डिमांड पूरा दिया है। नेक्स्ट में ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये है पूरा, एक बताते हैं आपको कि देयर आर टू मेन मैन्युफैक्चरर्स, दे मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एससीक्यू, इप्का एंड जाइडस। ये दोनों का कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी 4.73 एंड 7.50 था, तो वो था टोटल मिला के 12.23 था, 30 हो गया है। मुझे अभी बताया गया है कि मई में जो 30 करोड़ हमने लिखा है टैबलेट्स, वो 40 करोड़ तक की हो सकती है। और नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सप्लाई, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें 7 करोड़ दिया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमको बताया कि इतना ज्यादा हमको बस इतना अभी नहीं चाहिए, और लेकिन हमने उसको दे दिया है रिक्वायरमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट को हमने 3.80 प्रोवाइड किया है, और फार्मेसी में 5.24, और मैंने बोला 4 करोड़ ट्रांजिट में है। मिला के 16 करोड़ टैबलेट, जो 2.5 करोड़ था इसके सामने 16 करोड़ टैबलेट हमने मार्केट में दिया हुआ है। एससीक्यू का it is a success story in which we have been able to to help the other nations also, that has and also meet our demand, and still we have the surplus with us. This next I would like to thank all the department. Naturally, Ministry of Health and Family Welfare has been very helpful to us and has guided us. My department is naturally we are there, but DPPID ने बहुत अच्छा काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर में उनके सेक्रेटरी और उनके पूरी डिपार्टमेंट ने बहुत ही मदद किया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड सेक्रेटरी टेक्सटाइल, उनके पूरे मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। पीपी और N95 मास्क में बहुत ही अच्छा काम किया। DRDO ने बहुत अच्छा रिसर्च करके एट द निक ऑफ द टाइम they have come out with new specifications, 3 types of 95 new mask develop किया, और उसका मैन्युफैक्चर डिलीवरी शुरू हो गया है। ICMR naturally they have been associated with, बहुत अच्छा किया। एक्सटर्नल अफेयर्स में जो इंपोर्ट होता है, तब मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना, उसका प्रपोजल तैयार करके हमारे पास भेजना, क्योंकि ये बहुत ही ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है। उन्होंने मदद किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सिविल एविएशन ने 2 प्रकार में हम मदद किया। एक तो इंटरनेशनल एज वेल लोकल मूवमेंट के लिए उन्होंने कार्गो एयर ब्रिज और लाइफलाइन उड़ान, ये 2 प्रोजेक्ट्स में पूरे भारत में हमारा जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा है जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज का, इसके लिए हमको बहुत ही मदद किया है। और बिकॉज लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नहीं होता ड्यूरिंग द लॉकडाउन, then the kind of manufacturing and the kind of delivery which we are making today would not have been possible. So naturally railways and post also we have been very helpful. And naturally last I would like to thank the state governments, because when the production started, when the new manufacturers came, they were always there. They helped us in logistic and necessary permission to open the industries, because ये जो इंडस्ट्री है उसके साथ में उनके एंसिलरी इंडस्ट्री ऐसे हैं कि जो बंद थे, वो पूरा एंसिलरी इंडस्ट्री को उन्होंने खुलवाया और खुलवा के उसको चालू करवाया। उसका स्पेयर पार्ट, मशीनरी, जो मेन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट के जो इक्विपमेंट के लिए से ये सब हमको मुहैया करवाने में बहुत मदद किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट, so I would thank you very much, and I'm sure that we'll be able to meet the demand which our nation needs. Thank you. Thank you very much, sir, for the detailed presentation, and I think this is a assurance to every one of us that adequate medical supplies are available. We take online question. Will there be free movement of public transport in green zone areas? आई थिंक इसके लिए जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसका इंतजार करें, तब सब स्पष्ट हो जाएगा। ओके, मिस्टर संजय शर्मा फ्रॉम। मेरा सवाल है सर, इंदौर से जितने भी अखबार निकलते हैं, आज उसमें आज एक बड़ी खबर छपी हुई कि सेंट्रल से जो टीम गई हुई थी इंदौर में कोरोना को रोकने के लिए, उसके बारे में लिखा गया कि सेंट्रल की टीम ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की और यहां से चली गई। I think these local inputs in the media, that is the reporting part. But अगर आपका specific question है तो you can ask the question. Otherwise, I think this is a media report and we will take note of that. Next, Mr. Neelo. दो चीजें सर। एक तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, नया जो लिस्ट जारी की है, उसमें 21 दिन का एक पीरियड रखा गया है उसको रेड जोन से, तो वो क्या है सर? क्योंकि पहले आप 28 दिन कहते हैं कि ग्रीन जोन तभी बनेगा जब 28 दिन वहाँ कोई नया केस नहीं आए, तो 21 दिन का क्या है? और दूसरा सर कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो आप जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन ये 2 बता रहे हैं, तो क्या बफर जोन के बाहर जो होगा वो ग्रीन जोन माना जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी? तो सर जैसे कि आप सब लोग तो अवगत है
कि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया लेते हुए, जिसमें कि मुख्यतः ये था कि टोटल क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं या वहाँ पर डबलिंग रेट कितना है, उसको क्राइटेरिया को लेते हुए देश के जितने ज़िले हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिवाइड किया था। उसके बाद जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी रिकवरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो एक नीड है कि हम जो हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा और, उसको जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर ए जोन, उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस करें, उसको मल्टीफैक्टोरियल लेके जाएं, ताकि हर इवेंचुअलिटी एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन should be taken into consideration and no zone which can tomorrow become a problem for us should be missed out. तो उसके पार्ट में ही हमने रेड और ऑरेंज जोन को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो रिवाइज क्राइटेरिया है। अगर आप देखें तो एक तो टोटल इंसिडेंस ऑफ केसेस वहाँ पर कितनी है, उसके साथ ही वहाँ पर डबलिंग रेट कैसा है केसेस का, साथ ही वहाँ पर टेस्टिंग किस लेवल पर हो रही है, वहाँ पर हमारी सेंट्रल आरआरटीज जो गई हैं, होम मिनिस्ट्री की आरआरटीज जो गई हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, उनका फीडबैक क्या है, जो हमारा रेगुलर सर्विलेंस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है उसका क्या फीडबैक है। इसके साथ ही वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, कि क्या वह एरिया आज अगर वहाँ पर थोड़े से कम केसेस है बट दिस इज ए क्रिटिकल एरिया, कि कल को वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए कि अंडर करंट के रूप में वहाँ पर केसेस इतने हो कि वह जिला उसे मैनेज ना कर सके। तो इन सारे कंसिडरेशंस को लेते हुए हमने ऑरेंज और रेड जोन को डिफाइन किया है। नाउ किसी भी एक पर्टिकुलर जिले में अगर वहां पर इससे पहले वह रेड या ऑरेंज है, तो साथ में अगर वहां पर कंटेनमेंट एफर्ट्स अच्छे ढंग से चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, तो हमने कहा है कि 21 दिन अगर उस जिले में कोई केस नहीं आता तो आप उसको रेड या ऑरेंज से निकाल कर आप उसको ग्रीन जोन में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा विषय जैसे आपने बताया कि मुख्य फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं, वहां पर केसेस आए हैं, तो वहां पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है। वहां पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में, उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहां पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले। तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी। अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई और पुणे, क्या इन शहरों में सोमवार से लॉकडाउन खुल जाएगा? आई थिंक दिस इज स्पेकुलेटिव, वी हैव टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट, बट इफ एनीथिंग मैडम यू वांट टू ऐड? ओके, We should wait for it. मिस्टर अनुमित्र, आनंद विजय पत्रिका। Kalimpong not reported any positive case for last 28 days, but instead of putting them in green zone, from orange zone to green zone, ministers put them in red zone. Why? What is the reason? सर, एज फार एज ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसर्न, मैंने अभी आपको पूरे डिटेल में क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है। वह क्राइटेरिया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन अर्लियर टाइम व्हेन द केसेस वर लेस, व्हेन वी वर फोकसिंग मोर ऑन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस अलोन और डबलिंग रेट, वी सेड कि वी नीड टू ब्रॉड बेस द क्राइटेरिया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहां पर आज अगर पोटेंशियल केसेस भी कम है, कल को वह सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि वहां के केसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाए, उसको कंसिडरेशन में लेते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्टिंग रेशियो किस जिले में किस प्रकार की टेस्टिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो हम एक सिचुएशन में आ जाए कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हो और अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस बढ़ते रहें। इसी तरह से किस जिले की क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कि अगर वह बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंस एरिया है तो चांसेस हैं कि वहाँ पर केसेस फैलने के उसी स्पीड से बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो हमने अपने क्राइटेरिया को ब्रॉड बेस किया, ब्रॉड बेस करके जो जिले हमारे लिए फ्यूचर में भी एक पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर आज लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस भी हों, उनको कंसिडरेशन में लेके रेड जोन के रूप में डिफाइन किया गया है। आज सबसे बड़ा चैलेंज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि नॉट वेदर ए डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए रेड डिस्ट्रिक्ट और इट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट। चैलेंज ये है कि आज क्या हम जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में केस आए हैं अपनी कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली डिलिनेट कर रहे हैं, और डिलिनेट कर हमने कितनी, डिपेंडिंग ऑन द विड्थ और द ओवरऑल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन, हमने कितनी स्पेशल सर्विलेंस टीम्स बनाई हैं,
वह सर्विलेंस टीम डे टू डे घर पे जाकर सर्वे कर रही है नहीं कर रही है, क्या वह कोई केस छोड़ तो नहीं देती, जिसकी वजह से फिर अगर अंडर करंट के रूप में जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं वह फेल हो सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में जो हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए वह होना चाहिए कि जहां पर भी केसेस आए हैं, वह चाहे रेड जोन डिस्ट्रिक्ट हो चाहे ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट हो, बिना किसी कोताही के वहां पर हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को पूरे 100% उस मोमेंटम से, उस रिगर से करें कि वहां पर डिजीज फैल ना पाए। Last question, Mr. Neeraj, News 18. सर, महाराष्ट्र में एक मामला आया कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया मरीज पे, उनकी मौत हो गई। तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या गाइडलाइंस है? पहले भी आप बता चुके हैं, लेकिन क्या कोई गाइडलाइंस है अस्पतालों को, या क्लिनिकल ट्रायल के तौर पे किसी पे इस्तेमाल किया गया, उनकी जान नहीं बच पाई? क्या है पूरे मामले में? सर, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था ये बात कि अभी कोई कंफर्म ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी फॉर कोविड-19 नहीं है। पूरे वर्ल्ड ओवर प्लाज्मा थेरेपी हो या और डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो, उन पर अभी ट्रायल मोड में है, वो रिसर्च मोड में है, और उसके तहत ही कोई भी अगर इस पर कार्य करना चाहे तो वह प्रॉपरली ड्रग कंट्रोलर से परमिशन ले, जैसे कि आईसीएमआर गाइडलाइंस में कहा गया है, और उसके तहत ही उस प्रोसेस को इनिशिएट करे। यह बहुत जरूरी है कि while we should remain hopeful, but we should not end up doing something which is contrary to the evidence. तो प्रॉपर एविडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, उसको रिसर्च और ट्रायल के रूप में ही लिया जाना चाहिए और उसके तहत ही कार्य करना चाहिए। Thank you, friends. Thank you very much.